हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो फ्रेंड्स? मज़े में हो, इंटरेस्टिंग हो कि नहीं हो? मज़े से पढ़ो खूब बढ़िया। देखो दिवाली पे टाइम आ जाएगा साफ सफाई का, लड़कियों के लिए जाहिर सी बात है, लड़कों के लिए मार्केटिंग हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो दिवाली के एक दिन पहले डिस्टर्बेंस होगी, दिवाली के दिन होगी, दिवाली के एक दिन बाद होगी। उस दिन कोई पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत 3 दिन का रहेगा। 3 दिन बहुत टाइम इंटरवल जाएगा, तो बहुत ही यूनिक टाइम आपका अभी 10 से 15 दिन का चल रहा है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। खाओ पियो, थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर रिफ्रेशमेंट ले लो, नहीं पढ़ो 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 पढ़ो, यही काम कर लो। ठीक है, परेशानी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं निकलेगा। इससे अच्छा थोड़ी आप मेहनत तो कर ही लो। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव करवा दिया था आपको, यहाँ पर वेरी शॉर्ट करवा रही हूँ। 20 क्वेश्चन मैंने आपको कल ही रिसेंट में करवाया था। ठीक है, आज मैं आपको यहाँ पर 21 से कंटिन्यू करूँगी। होपफुली सबको समझ में आएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने कहा है कि मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई ज़रूर करूँगी मैं। ठीक है, टाइम से करूँगी, रात तक, देर रात तक, लेकिन ज़रूर करूँगी। तो जितने भी लोग पहली बार अगर आते हैं, कभी भी आगे पीछे से कभी भी आते और अच्छा लगता है मेरे साथ पढ़ने में, मज़ा आता है आपको, तो मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट आपको देना है। वो क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में थोड़ा सा शेयर करना है। 1-2 दोस्तों में भी बढ़ जाएगा तब भी बहुत है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, मज़ा भी आएगा और काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, ये रही आपकी बात, ये रहा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं यहाँ पर 21 में क्या दिया है। देखिए, आया तो नहीं है लेकिन पढ़ते चलिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, काफ़ी प्रश्न इनसे बनता है। ठीक है, आपको इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न देखना। आपको फाइनाइट के बारे में थोड़ा जानना होगा, इनफाइनाइट के भी बारे में कुछ देखना होगा, कंजक्शन के बारे में देखना होगा, कौन कौन से वर्ड होते हैं उनके बारे में, सिंटैक्स क्या होता है ये भी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में ग्रामर सेक्शन में दिया हो वही आए, क्योंकि आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये भी कहा जाएगा कि ज़िंदगी भर क्या पढ़ा है, अगर आप जाओगे कंप्लेंट करने के आउट ऑफ सिलेबस आया है तो आपको ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि आप यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस आप कोई क्वेश्चन राइज करिए। आप पढ़िए और बताते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या आ रही है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये ऑक्सिलरी जो दिया है ना, ये यहाँ पर सहायक क्रियाएं होती हैं। ध्यान से सुन लो, क्या होती हैं? ये होती हैं सहायक क्रियाएं जो आपकी क्रिया की मदद करती हैं। एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स जिनको कहते हैं, यही है ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्टेड। कौन कौन सा है? एक पार्ट डिवाइड है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आएगा पता है? लिख लेना, बता दे रही हूँ, यही सीरीज में लिखना, अलग कॉपी वॉपी मत बनाना। जैसे यहाँ पे जगह होगी, ये नीचे जगह है ना, यहाँ पर डालना प्राइमरी, यहाँ पर लिख देना 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप ऐसे करके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डैश करके लिखना। कौन कौन से होते हैं? इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को डू, एक डज, ठीक है, डू, डज, डिड, इज, एम, फिर यहाँ पर लिखना आर, फिर लिखना वॉज के बाद लिखना वर के बाद लिखना हैव के बाद लिखना हैज के बाद लिखना हैड, एक्सेट्रा। इतने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड करिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव में चूज करना होगा विच ऑप्शन इज बेस्ट। ओके, और बीच बीच में पोल भी जो मिलेगा वो भी करते जाइएगा। तो यहाँ पर हो गया आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रश्न पूछा है, ये आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पूछा है। करेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है? जैसे यहाँ पर आएगा विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। इनका सिर्फ प्रयोग किया जाता है एक सहायक क्रिया के रूप में। सेंटेंसेस में हम इनका प्रयोग सहायक क्रियाओं के रूप में करते हैं। जैसे प्लास्टर करना होता है तो हम उसमें सीमेंट, बालू, पानी मिलाते हैं कि नहीं? पेंट होता है तो एक प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है ना, चमकाने के लिए, साइन करने के लिए, उसमें डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बहुत कुछ होता है। तो वही तरीके से है कि जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो सेंटेंस चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। हेल्पिंग राम जाता है, राम जाता है, राम खाता है, सोहन सोता है, ये लास्ट में है आ रहा है, वो क्या है? कभी पहचाना है? सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पता है? यही चीज़ है। इज, एम, आर, वर्ब, हैव, शुड, वुड, कुड, सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हिंदी में राम खाता है, तो लास्ट में जो है लिखा रहता है, यही होता है सहायक क्रिया। पहचानने का प्रयास करिए, प्रश्न आएगा, गलती नहीं करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया क्लियर। आ जाओ आगे। अब कुछ एग्जाम्पल है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल देने हैं।
कुछ नहीं है, आप कोई भी ऐसा प्रश्न लिख दीजिए जिसमें आपको इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, वही आप लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप इसका प्रयोग करके बताएंगे वहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर है वी शुड ओबे अवर पेरेंट, तो यहाँ पर शुड क्या है, यहाँ पर आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 4 सेंटेंस ऐसे दे देगा, ये बोल देगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को छांटिए, तो छांट कर आपको वहाँ पर लिखना होगा या बताना होगा कि ये कह देगा कि अंडरलाइन जो वर्ड दिया गया है बताओ कि कौन सा, मतलब क्या है, कौन सा वर्ब है। तो ये हो सकता है ये भी पूछ ले। तो इसके पूछने के जो पैटर्न है वही तो खेल समझना, सीरीज क्या करने पड़ रहे हो, रिवीजन। एक प्रकार से ये रिवीजन जो है भूल जाओगे, मुद्दा समझ लो कि ये दिया है तो ऐसे आ जाएगा, यही समझना है। सीरीज करने से कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। सीरीज पुराना जो पेपर अभी तक का आया हुआ है वही यहाँ पर दे देता है रिपीट करके, यही राजन में, यही पूरे पवन में मिला के देख लो, जान जाओगे खुद भी। अब सिर्फ समझना क्या है कि अगर एससीईआरटी के माइंड से गेम खेलो कि अगर एससीईआरटी इस तरीके का क्वेश्चन बना रही है तो अब की बार वो क्या तिग्रम लगाएगी, बस यही इतना खेल समझ जाओ, कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सिंपल क्या है, वी शुड ओबे अवर पेरेंट, हमें अपने पेरेंट की बातों को मानना चाहिए, उनके अमला अनुकरण करना चाहिए। फिर यहाँ पर आई कैन डू माई वर्क, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, तो कैन शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं। इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो, तो मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक। फोर्थ में यू मस्ट वर्क हार्ड, मस्ट क्या है, वर्ब है, सहायक क्रिया है। वी ऑट टू गो टू देयर, तो यहाँ पर भी है। डेयर शी गो अगेंस्ट हर पेरेंट, शी माइट नॉट एंग्री। फिर यू नीड टू वरी, शी यूज टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे, तो ये सब क्या है, ये सब आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंसेज है। करेक्ट। चले आगे, 2 क्वेश्चन हो गया, आओ थर्ड पे आओ। फनाइट वर्ब, व्हाट डू यू मीन बाय फनाइट वर्ब। देखो अपने तरीके से भी लिखने का प्रयास करो, ठीक है। अगर मैं लाइव यहाँ पर नहीं हूँ तो ये मतलब नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, सबको बात ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझनी है। प्रश्न आएगा, काफ़ी बार आता है, टेट सुपर टेट में भी बहुत मिलता है। फनाइट वर्ब क्या होता है, फनाइट वर्ब को चिन्हित करो, ठीक, ध्यान रखो। यहाँ पर है डिस्क्राइब फनाइट वर्ब, तो क्या होता है पता है, जिन वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर होगा वो, सब्जेक्ट में जो पर्सन होगा वो, सब्जेक्ट में जो टेंस, मतलब सेंटेंस में जो टेंस होगा वो जब चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार तो वो फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस में जिस वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब। फिर से बोल रही हूँ, परिभाषा को फिर से सुनो, इंग्लिश में ही लिखने को आएगा, ये फाइनाइट वर्ब की डिफिनेशन लिखने को आती है, ध्यान रखना, हिंदी में नहीं लिखना, बता रही हूँ। जिन वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के अनुसार परिवर्तन होता है, उनमें चेंजेस आता है, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर, टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज आई यू वी दे गो टू मार्केट। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पर ऑब्लिक दिया है, मतलब आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। ध्यान रखना, गलती मत करना, सिंपल तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है हर एक बात को। इट रेन हैवली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर है फाइनाइट वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू दियर जेंडर के अनुसार यूज़ किए जाते हैं, नंबर के अनुसार से और टेंस के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब यहाँ पर जो होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक इनफाइनाइट वर्ब होता है, 2 वर्ब है। तो फाइनाइट के बारे में यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आपको यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया। मैं इनफाइनाइट भी अब बता देती हूँ, यहीं पर सुन लो। अगर इनफाइनाइट आता है तो इनफाइनाइट, ठीक है, FNINITIVE, इनफाइनाइट में है, क्या होता है, ये ऐसी वर्ब होती है, ये इनफाइनाइट एक ऐसी वर्ब होती है जिनका वाक्य में टेंस और सब्जेक्ट के, पर्सन में, नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर क्या है कि फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट का जो नंबर है, पर्सन है, टेंस, वो चेंज हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट में कोई चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट में एज यूजुअल रहेगा। और एक बता दूं, इसके चिन्हित बता दूं, जैसे यहाँ पर हमेशा वर्ब के पहले जहाँ पर टू लगा रहता है, वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो वो इनफाइनाइट है। क्या है, जैसे आपको बता दूं, उदाहरण बता दूं, पहचान के लिए देख लो, आता है, बहुत प्रश्न आता है। टू वॉक, टू वॉक, वॉक क्या है, एक वर्ब है, इसके आगे टू लगा है तो ये कैसा है, इनफाइनाइट है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर टू लगा हो, वर्ब के आगे टू, वर्ब के आगे टू, इनफाइनाइट, वर्ब के आगे टू, इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान रख लो। वर्ब के आगे टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, प्ले क्या है, वर्ब, वर्ब के आगे इनफाइनाइट, टू लगा है तो ये इनफाइनाइट है। टू गो, टू वॉक, टू रन, ठीक है, टू जंप, ओके। तो फाइनाइट बता दिया, इनफाइनाइट बता दिया, आगे आ जाओ।
कितने प्रकार के फाइनाइट वर्ब होते हैं? तो 3 प्रकार के फाइनाइट वर्ब। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब। ये ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ऑक्सिलरी जो दिया है, मैं इसके सपोर्टिव में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आंसर यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर देखो, ये जो वर्ब डिवाइड होता है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो फाइनाइट का यहाँ पर पूछा है तो आपको बता देती हूँ। फाइनाइट के जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, लिख लेना। पहला प्रकार क्या पता है? लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है क्या पता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब जो सबसे बड़ी क्रिया होती है, उसके मतलब जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। और तीसरा क्या होता है पता है? हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और ये जो मेन वर्ब होता है इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ध्यान रखना 3 प्रकार होता है। ये 3 जो दिया है ये मैं नहीं मानती, इसमें ये ऑक्सिलरी तो सही है लेकिन ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सा 3 होता है फिर से देख लो। एक होता है लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है? क्या कहते हैं? मेन वर्ब। तो ये आपको 3 वर्ब याद रखना है जो फाइनाइट वर्ब के प्रकार होते हैं। आगे आइए 25 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ योर अवर नेशनल, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सबको पता है हॉकी है। ठीक है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। फिर है 26, व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? ये तो पहले वाले चैप्टर से आ गया है, आया नहीं है, पढ़ लो, सीरीज में है। व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेशन क्या होता है सबको पता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच है। क्या होगा, क्या लिखेंगे? लिखा हुआ है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। ये केंद्रीय अप्रोच है। तो केंद्रीय अप्रोच का मतलब मुख्य है। जैसे हमारा इंडिया गवर्नमेंट चलता है तो केंद्र की तरफ से पूरी सप्लाई, एक प्रकार से बड़ी बड़ी सप्लाई की जो टंकी होती है वो वहीं से लगी होती है, यही मान के चलो एक प्रकार से। जो मोदी साहब कहेंगे वही चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। जो बच्चा सीखने वाला लर्नर है, जो सीख रहा है शिक्षार्थी, उसके लिए एक ये सेंट्रल अप्रोच है, सबसे मध्य अप्रोच है। स्ट्रक्चरल अप्रोच और भी जितने अप्रोच के बारे में आपने पढ़ा है, यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच उसमें एक सेंट्रल अप्रोच है। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, इसमें क्या हो रहा है? बोला जा रहा है। किसके साथ? फ्लुएंसी के साथ, स्पीड के साथ, सही तरीके से, ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करके, एक्यूरेसी के साथ, दैट मीन्स शुद्धता के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट पंक्चुएशन के साथ, करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स के साथ, एंड अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हो रही है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आप एक अंदाज़ा ये लगाइएगा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात पूछ रहा तो हो सकता है स्ट्रक्चर की भी बात पूछ ले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखा हुआ है द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये कैसी अप्रोच होती है? जो सेंट्रल अप्रोच होती है, और इस अप्रोच में फ्लुएंसी के साथ बहुत बात करना, फ्लुएंसी के साथ अपनी चीज़ों को बताना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बराबर तरीके से। ठीक है, आ जाओ आगे, चलो नेक्स्ट 27, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोएम को पढ़ाने के 2 उद्देश्य क्या होते हैं? ये कई बार आया है, आप क्या बताएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है टू एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, उनकी सुंदरता को अप्रिशिएट करना, सराहना देना, सीखना, महसूस करना। ठीक है, हम पोएम पढ़ते हैं, अगर हम वीर जवानों की पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी लड़ने की क्षमता का मतलब भाव आ जाता है। ठीक है, हम अगर कोई प्रेम कथा पढ़ते हैं तो फिर अगर किसी का कुछ भी है तो वो भी दिमाग में आने लगता है। ठीक है, ध्यान मत देना उस पर फिलहाल। और उसके बाद अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई नेचर से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, फूलों से प्यार है, बगियों से, पेट्स से, जानवरों के ऊपर कोई कविता है, किसी हर चीज़ के ऊपर कविता बनी हुई है, तो उसके भाव में हम खो जाते हैं। तो मतलब क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि उस चीज़ को हम भी फील कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर राइम्स है, स्टाइल ऑफ द पोएम, किस लाइन है, आप देखते हैं ना वो बहुत सारी पोएम है, वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर टू इनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, और यहाँ पर राइम्स एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, या तो आप ये भी बता सकते हो टू इनेबल देम टू एन्जॉय द म्यूजिक ऑफ द पोएम। ठीक है, मैं एक बता रही हूँ, लिख दे रही हूँ, ध्यान रखना, यही बगल में लिख लेना, हो सकता है ये दोनों यहाँ ना याद रहे। टू इनेबल, ENABLE, टू इनेबल देम, ठीक है, टू इनेबल देम टू enjoy द म्यूजिक, MUSICS, म्यूजिक ऑफ द पोएम। ठीक है,
ऑफ द पोएम। मेरी आदत है ऐसे बोल बोल के लिखने की ताकि गलतियाँ ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, टू इनेबल देम टू एंजॉय द म्यूजिक ऑफ द पोएम, ठीक है। उस पोएम में जो म्यूजिक है, ये नहीं कि उसमें सारा गाँव बज रहा है, मतलब जो उसमें लय ताल आ रही है वो उसको एंजॉय करने के लिए, ठीक है। आओ आगे। 28 एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। वही चीज़ है एक प्रकार से, क्या क्या मतलब उसमें एक प्रकार से आप जो सिखा सकते हो या सीख सकते हो, बहुत सारी जैसे इमोशनल चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, ठीक है। उसका एस्पेक्ट क्या रहता है, पोएम जो रहती है उसका एस्पेक्ट क्या है एक प्रकार से। इमेजिनेटिव, आपको एक कल्पना की जगत की तरफ आगे बढ़ाएगा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट। रिदमिक है, रिदम में आपको रहना, सुर ताल वगैरह मेंटेन करे रहना, वो सब चीज़ों को बताना, सब कुछ इसी में आ जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट है व्हाट आर द लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम क्या होता है, भाषा का खेल क्या होता है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आंसर में लिखा है लैंग्वेज गेम आर एन admirable way to practice language because they place language in a social context. The child is encouraged to use all the linguistic knowledge, capacity and activity. क्या बोला है देखो, लैंग्वेज की क्या क्या होता है, अ लैंग्वेज गेम आर एन एडमायरेबल वे। ये एक बहुत ही एडमायरेबल का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा, एक नाइस तरीका जो एडमायर करे, लर्न करे, सीखने में मदद करे, टू प्रैक्टिस लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए। लैंग्वेज मैथ ये दोनों चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। आप कोई स्पोकन का कोर्स करते हैं तो यही कहा जाता है प्रैक्टिस कर लो, जाओ 6 महीने 8 महीने जाओ कोर्स करके आओ, पैसे दे के आओ, और प्रैक्टिस एक भी दिन ना करो, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गलत से ही बोलो लेकिन बोलो, गलत से ही बोलो लेकिन बोलो, आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर है कि लैंग्वेज गेम आर एन एडमायरेबल वे, ये एक ऐसा एडमायरेबल रास्ता है जो आपको प्रैक्टिस करने में भाषा की मदद करता है, क्योंकि दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कंटेक्स्ट, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको जो गेम प्ले करवाएगी वो ले जाके आपको समाज में उसको प्ले करने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज में बोलने के लिए आपको केपेबल बनाएगी। द चाइल्ड इनकरेज, बच्चों का जो वो होगा, उत्साहवर्धन हो जाएगा, मन से उनको इनकरेज किया जाएगा। अगर आपको अप्रिशिएट ना किया जाए, अगर आपको इनकरेज ना किया जाए तो आपकी गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। आप उसी में, अगर मान लीजिए कोई एक बार टॉप कर गया, उसको नहीं इनकरेज किया गया तो वो ठीक है, एक बार किया तो उसको लगेगा हाँ हो गया बस खत्म, अगली बार वो टॉप से नीचे आ जाएगा। तो इनकरेज करने का मतलब है कि उनको इनकरेज करो ताकि वो और आगे बढ़े। अक्सर पेरेंट्स करते हैं, अगर आप अच्छा करते हो तो आपको शाबाशियाँ मिलती है कि नहीं मिलती है, बढ़ावा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है कि लैंग्वेज गेम में आप प्रैक्टिस करने के तरीके को आप इस तरीके से भाषा को सिखाने का एक रास्ता है बस ये लैंग्वेज गेम, कि गेम के थ्रू सिखाने का पूरा प्रयास आपको करना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक गेम तो करवा भी लोगे, भाषा भी सिखा दोगे, और लैंग्वेज भी अच्छे से पूरी तरीके से उनको आ जाएगी। चाइल्ड इनकरेज टू यूज़ ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी, वो उसके अपने अंदर क्षमता को डेवलप करेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, सीखेंगे, उनको भाषा आ जाएगी, ठीक है। आगे आइए चलते हैं, 29 हो गया, 30 पे देखिए। व्हाट इज कंजर्वेशन, कन्वर्जन है, सॉरी क्या है कन्वर्जन, व्हाट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। कन्वर्जन है यहाँ पर दो लोगों के बीच में जो है कन्वर्जन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 30 में यहाँ पर क्या दिया गया है, इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। दो लोगों के बीच की जो बातें हैं वही सब यहाँ पर है। आगे चलते हैं, 31 यहाँ पर क्या दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ये भी बढ़िया है, अगर आ जाएगा ना फ्री का नंबर ले आएगा। देखो क्या दिया है, जे से दिया है, जे से क्या फर्स्ट बेस्ट है, टाइगर, कल और जग, जो आपको पता है जग, जे फॉर जग, ये तो छोटे बच्चों वाला आ गया। एल फॉर लॉयन, बहुत अच्छी बात है, पुराने दिन को याद कर लो अपने। एक्स फॉर क्या है, एक्समस ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, 33 रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर, करेक्ट द अल्फ़ाबेट, बहुत सही है। ये पता है, ये आपको वही मतलब कौन आगे पीछे है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वही जम्बल वर्ड है, ठीक है। ये देख लेना अपना, मैं नहीं करवा रही, इसमें कुछ है नहीं करवाने लायक, ये आपको आता है, इतने बड़े आप सब हो चुके हैं। आगे आ जाओ, ये है बढ़िया प्रश्न, 2019 का आया हुआ है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। आज जहाँ तक है मैं आपको एक क्लास और देने वाली हूँ, दूंगी। एक्टिव पैसिव लिखा है, देखो उस दिन एक मैंने लिया हुआ था लेकिन वो पीडीएफ पूरी मेरे पास से कहीं से डिलीट हो गई तो मुझे मिल नहीं, इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा। मैं आपको एक्टिव पैसिव आज फिर बताऊंगी, उम्मीद है कि बता दूंगी, और मैंने इसको लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस करवा दूंगी, हो जाएगा। आज एक्टिव पैसिव की क्लास उम्मीद है कि दे दूंगी आपको, ठीक है। देखो पहले पैसिव वॉइस में चेंज करना एक्टिव में दिया गया है, अक्सर मेनली चेंज करने को पैसिव में ही आएगा।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बस यही तक गेम याद रखना है, बर्फ की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ठीक है, उसके सभी फ्रेंड्स उस पर हंस रहे थे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो क्या बनेगा आंसर में, बनेगा ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, उसके ऊपर हंसी उड़ाई गई उसके सभी दोस्तों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, किसके द्वारा, उसके सभी दोस्तों के द्वारा। देखो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स है एक्टिव में ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाफ्ड एट हिम, ये पता है क्या ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है, ध्यान रखना। वर्ब की ये जो लाफ्ड है ये वर्ब है, तो यहाँ पर देखो क्या करना होगा, यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑल हिज फ्रेंड यहाँ पर गया बाई ऑल हिज फ्रेंड, बाई के द्वारा हम कब प्रयोग, बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। तो बाई देखना अगर पहचानने को आ जाएगा, जहाँ पर बाई देखना वहाँ पर टिक मार देना कि ये पैसिव वॉइस में है। तो बाई ऑल हिज फ्रेंड, यहाँ पर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद एट हिम, तो हिम का आपको बताया है कि हिम पैसिव में रहता है, एक्टिव में हिम रहेगा, पैसिव जब बनेगा हिम का तो हिज ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही का हिम हो जाता है ना, तो यहाँ पर हिम दिया था तो यहाँ पर ही हो गया, ठीक। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि टेंस की फॉर्म चेंज हो रही है इसीलिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या है, इज एम आर वॉज का भी प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पर बनेगा ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है, ध्यान रखना 2019 में आया हुआ है। 33 मैंने यहाँ पर आपको क्लियर बता दिया। आ जाओ 34 पे आ जाओ। 34 में है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री आपको इनमें चेंज करना सीखना होगा। क्या दिया है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, 2019 का प्रश्न है। लेड इज हैवियर देन ऑल द मेटल, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सिर्फ एक चेंज करना है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल। यहाँ पे हैवियर कंपैरेटिव में था, ई आर लिखा था, आई ई एस टी ऐड कर दो, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, ध्यान रखना गलती सुपरलेटिव वाले में मत करना, फ्री के नंबर आएगा, ई एस टी जोड़ दो और कंपैरेटिव पूछे तो ई आर लगा दो। नेक्स्ट देखो, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग से, एक एडजेक्टिव को आपको बताना एक सेंटेंस में, ये भी बढ़िया। अगर आ गया इस तरीके का आपको प्रोनाउन छाटने को, संज्ञा छाटने को, विशेषण छाटने को, एडवर्ब छाटने को, वर्ब छाटने को, कंजक्शन छाटने को, तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, इस साल मतलब एक पर्याप्त मात्रा में बारिश जैसे अब की बार जो है बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर खासकर जो है देखा गया है यूपी में कम बारिश हुई है। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन फॉर दिस ईयर, तो यहाँ पर सफिशियंट जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है सफिशियंट, आगे आ जाओ। राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक वन वर्ड बताना है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो एक बंदा है जो बहुत सारी भाषाओं के विख्यात है, मतलब ज्ञाता है, जानता है, तो उसको पॉलीगॉट और उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक कहते हैं। ध्यान रखना है, इस तरह के वन वर्ड वाले भी कई करने, टेलीग्राम पर वन वर्ड भी भेज दिया था, भेजा है मैंने, पढ़ा हुआ है, वहाँ से ले लो, पढ़ लो, रिवाइट कर लो, रिवीज कर लो, कुछ भी कर लो, आना चाहिए, आ गया तो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे याद कर लो, छोटे छोटे, चलो वो भी दे दूंगी, 50 तक अगर देखते हैं, इमेज कोई मिल गई तो बढ़िया है, नहीं तो फिर 15 तो 20 तो भेज दूंगी, ठीक है। हिंदी का वो मैंने भेज दिया था कथन वाला, वो देख लेना अपना, गलती मत करना, ठीक है। आगे देखो क्या है यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको फिल करना है प्रीपोजिशन को, ठीक है, यही प्रश्न है यहाँ पर। आई विल सी यू डैश 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 4:15 PM, तो हमें पता है कि हम समय के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बनेगा एट, राइट आंसर एट, आई विल सी यू एट 4:15 PM। चलो आगे, क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है किसी को गलतियां नहीं लगेंगी। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 3 बार आके देख लो, 4 बार आके देख लो, 5 बार आके देख लो, 6 बार में आ जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश और मैथ ज़्यादा पढ़िए, इंग्लिश और मैथ ज़्यादा पढ़िए, दोनों पे फोकस करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी में बैक नहीं लग रही है, आप सब कर ले जाएं, लेकिन बैक इसी में लगेगी, ठीक है, ध्यान रख लो। 38 पे आ जाओ, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखिए एक यहाँ पर आ गया है, टेंस में सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, करना पड़ेगा। मैं करवा रही थी लेकिन छोड़ दी थी बीच में क्योंकि था नहीं, बहुत बड़ा हो जाता। पास्ट टेंस में चेंज करना है, यू आर स्पीकिंग टू समवन, यू वर स्पीकिंग टू समवन। तो पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हम हैड हैव का प्रयोग करते हैं, तो और बर्फ की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर ING लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू हैड स्पोकन टू समवन, यू हैड स्पोकन टू समवन। ओके, आगे आ जाओ, नेक्स्ट 39 में क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। नाउन का एक वर्ड दिया है एक सेंटेंस में, आपको उसको अंडरलाइन वर्ड को वर्ब में चेंज करना है। ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर,
ही राइट अ लेटर, तो इसको आपको यहाँ पर क्या चेंज करना होगा, वर्ब में चेंज करना है, तो ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ठीक है, राइट का रोट हो जाएगा। आगे आ जाओ, गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की एक सिंपल सी परिभाषा बतानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, अ वर्ब इज अ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से अबाउट अ पर्सन or a things is doing, has done, do or done. Verb are used to show that a person thing is doing, being, processing. Verb are also called action of doing verb, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इसमें दे दी है पूरी, सिर्फ इतना लिख देना, verb is also called action or doing verb, ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, verb is a word which doing something about a person, ऐसा something लिख दे, verb की कोई भी सिंपल यही वाली लिख देना, ये बेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और 2-3 एग्जाम्पल दे देना। हाँ देख लो, एग्जाम्पल की बात यहाँ पे आ गई, ये एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप एग्जाम्पल लिख दो अगर नंबर लेना है तो, ओके। आगे आ जाओ, बर्फ के बारे में कोई भी परिभाषा लिख दो, बर्फ का लिख दो, ध्यान रख लें, देखो बर्फ का पूछ लिया गया है ना, क्लियर कर लो फ्रेंड्स, बर्फ का पूछ लिया गया है तो बर्फ की परिभाषा, एडवर्ब की परिभाषा, प्रोनाउन की, नाउन की, डायनेमिक वर्ब भी होता है उसका भी पढ़ लेना, कंजक्शन पढ़ लेना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ लेना, ये सब। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। साइलेंट वर्ड पूछा है, कॉलम में साइलेंट क्या है, तो एन साइलेंट होता है। साइकोलॉजी में क्या है, तो यहाँ पर पी साइलेंट होता है। के वर्ड से आपको 4 वर्ड लिखने हैं, तो के से जिसमें के साइलेंट हो, नाइफ है, नॉक है, नाइट है, नॉलेज है, ठीक है। तो ऐसे साइलेंट वर्ड के कई सारे आ सकते हैं। फिर 5 राइट, 5 साइलेंट यू वर्ड में साइलेंट है, बिल्ड है, बिल्ट है, गिल्ट है, गाइड है और गेस है। चलो बढ़िया है, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब क्या लिखा हुआ है, आंसर देखते हैं। द मेजर कैटेगरी इंटू विच द vocab ऑफ अ लैंग्वेज डिवाइडेड इंटू द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए नंबर, इंग्लिश, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आप बस इतना बता दे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 1 इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छा बता देते, यूनिक तरीका। ये प्रश्न अगर जब भी आता है, मान लो अगर आ जाता है, तो लिख देना देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। नाउन लिखना, ठीक, पहला लिखना नाउन, और नाउन के आगे 2 एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं कहा गया तब भी लिखना आप, जरूरी नहीं कि कहा जाए तब भी हर काम किया जाए। प्रोनाउन दूसरा, प्रोनाउन के आगे 2 एग्जाम्पल है। बर्व तीसरा, बर्व के आगे 2 एग्जाम्पल, सिर्फ 2, छोटा छोटा, ठीक है। नाउन मतलब राम और श्याम, प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, ऐसा लिख देना, वो नहीं कि सेंटेंस पूरा लिख देना। आगे आ जाओ, समझ में आ रहा होगा ना। चलो आ जाओ, फर्स्ट देखो 46 क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। 2015 में आया है, उम्मीद नहीं है लेकिन आ सकता है, ग्रामर सेक्शन ज़्यादा आता है। नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन बतानी है। नाउन इज द वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक कहते हैं यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो फिक्स्ड है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद रहती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़ाएंगे, प्रोनाउन के बारे में क्या बताएंगे, प्रोनाउन की एक अच्छी डेफिनेशन क्या बताएंगे, बहुत छोटी सी डेफिनेशन बन जाएगी। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन इंस्टेड ऑफ नाउन, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। जो नाउन को उड़ा के अपनी जगह पे आ जाए वो प्रोनाउन होता है, और नाउन वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम, मतलब पर्सन या थिंग्स, इन सब के बारे में बताए। तो कॉमन नाउन, इनके टाइप जो है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, स्टैक नाउन, इन सब की डेफिनेशन ध्यान रख लेना, सबके एग्जाम्पल्स ध्यान रख लेना, आएगा प्रश्न, ओके। चलो आगे, अब ये जो प्रोनाउन के प्रकार हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। पर्सनल के लिए आई, वी, अस, रिलेटिव के लिए हु और विच, इंट्रोगेटिव के लिए हुज और हुम, डेमॉन्स्ट्रेटिव के लिए दिस, दैट, दोज, दीज, रिफ्लेक्सिव के लिए माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इन और इन के लिए, इंडेफिनिट के लिए वंस और नन और फ्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ईच और आइदर। काफ़ी सारा इसमें अभी नहीं भी लिया है, ठीक है। आगे आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से क्या समझते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, सीरियल ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपको एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, सबको पता है, ठीक है। जो क्वालिटी को बताए, जो क्वांटिटी को बताए, जो नंबर को बताए, जो सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन को बताए, वही होता है सिंपल सा प्रश्न एक एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव की एक परिभाषा आप बता दिए हैं, वैसे आप एडजेक्टिव को क्या लिख दीजिएगा, एक उदाहरण भी। उदाहरण में क्या लिखा है, ही इज़ एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर विशेषता क्या है, ओल्ड है, एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड। आगे आ जाओ, एक बढ़िया प्रश्न और आ गया, मज़ेदार, एकदम सस्ता वाला प्रश्न है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सबसे बेस्ट यहाँ पर यही प्रश्न आया अभी तक ना। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस अगर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक वहाँ पर उदाहरण भी फिक्स कर देंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ भी लिख दीजिएगा, रहीम सिंग अ सैड सॉन्ग, कुछ भी लिखिए, रहीम सिंग अ सैड सॉन्ग, दे शोल्ड द क्रस्ड वंस, ठीक है। आगे चलो, बहुत कुछ है, कोई भी लिख देना, जरूरी नहीं कि दिया रहे तभी लिखो, नंबर लेना है, क्लियर है।
एक और कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं ताकि 50 तक की श्रृंखला पूरी रहे। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जाम्पल। कंजक्शन की मीनिंग बतानी है विथ एग्जाम्पल। कहा था ना कि कंजक्शन आएगा। कंजक्शन का मतलब जानते हैं क्या है? हम लोग को क्या कैसे याद है? फेबिक्विक। कंजक्शन का मतलब फेबिक्विक, जो जोड़ दे लोगों को, गांठ बांध दे, ठीक है, एक प्रकार से। तो कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। ये 2 वर्डों को जोड़ते हैं, 2 ग्रुप्स को जोड़ते हैं सेंटेंसेस के। कंजक्शन इज अ वर्ड इज, या तो आप बता दो कंजक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड, या तो आप बता दो कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन में इनको पता है क्या कहते हैं? जैसे मैंने फेबिक्विक बताया ना, एक और चीज़ कहते हैं, पता है क्या? सेंटेंस लिंकर, जो 2 मतलब अलग अलग वर्ड्स को लिंक कर दें। सेंटेंस लिंकर इज इक्वल टू कंजक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक चीज़ इसी के साथ और बता देती हूँ, आया हुआ है तो। पहला, कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। ध्यान रखना, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड थर्ड वन कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। सबऑर्डिनेट में आफ्टर, ऑल्दो, एज, इफ, as, long, as, through, because, before, even if, even though, even if, only, in order to, now, that, once, rather, then, since, so, then, though, till, unless, until, when, whenever, whereas or wherever, while, once, rather than। बहुत कुछ है, याद करिए, लर्न करिए, पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और जो एक और लास्ट वाला था कोरिलेटिव में, उसमें आइदर, नाइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, व्हेनेवर, वेदर, वेयर, नॉट ओनली, वेदर और, बट ऑल्सो, ये सब क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। आएगा प्रश्न तो बताऊंगी, लेकिन हो सकता है कि टाइप पूछ ले, जैसे फनाइट का पूछा तो होता है यहाँ पे पूछ ले, इसीलिए बता दिया। क्लियर? एक और देख लो 50 का। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दो। तो सब्जेक्ट के यहाँ पर ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर क्या है? वन शुड कीप वंस अ प्रॉमिस, ठीक है। अब मैंने एक दिन आपको जब पढ़ाया था पहले दिन, तो ये भी बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंडिकेट करो। सब्जेक्ट नहीं भी लगाओगे तब भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो बनेगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। सो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यहाँ पर सिर्फ आपको बी इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। तो ये है 50, ये है कितना? एक मिनट देख लेते हैं। ये टोटल अभी ज़्यादा नहीं है, 70 तक है। 2 मतलब 20 और बचा हुआ है, ठीक है। तो 20 आपको मैं नेक्स्ट डे करवाऊँगी कल। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 50 करवाया है, यानी कि 20 करवाया था, 30 से 40, 40 से 50 आपको मैंने करवा दिया, 50 तक मैंने आपको करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बी फ्रैंकली बता दीजिए कि मैम आपको ये मतलब आपको ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया वो ज़रूर क्लास को लाइक करते हुए जाएँ।